नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी के पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10 का मोस्ट वीवीआई साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट गेस किए गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए एक तरह से रामबाण साबित होगा। तो अगर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए एक बार शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और सही प्रश्नों को याद रखिएगा। आपको बता दें कि ये साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया गया है। इसका पीडीएफ आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे पाई क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप ज्वाइन नहीं हुए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं पाई क्लासेस, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। 710 प्लस स्टूडेंट उसमें ज्वाइन है, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है, इसमें प्रिवेसी है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने गर्ल्स लोग पूछते हैं कि सर इसमें से नंबर लीक होता है। नहीं, इसमें से नंबर लीक आपको नहीं होगा। व्हाट्सएप से बल हो सकता है, आपको टेलीग्राम चैनल से कभी भी लीक नहीं हो सकता। ये प्रिवेसी है, ठीक है। तो आप बिंदास होकर इसमें ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पे आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं वीवीआई सब्जेक्टिव एवं ऑब्जेक्टिव का सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ। तो एक बार टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हुए। आप पाई क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको लाइव टेस्ट लिया जाता है, या फिर सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको वहीं पे अपलोड किया गया है। अगर आपको लाइव टेस्ट क्लास 10 का डेली देना है, टेस्ट देना है, तो आप 5starstudy.com पे जाके प्रतिदिन टेस्ट में भाग ले सकते हैं। यानी क्लास 10 के लिए ये सुविधा उपलब्ध किया गया है, जो कि आपको सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है। गूगल पे जाके www.5starstudy.com आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रतिदिन टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो ये दोनों नंबर में से किसी पे भी संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है किस माध्यम में प्रकाश की चाल किसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ है। माध्यम का अपवर्तनांक आपसे पूछ रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है बाबू। इसे आप याद रखिएगा कैसे सोल्व करेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है किसी माध्यम यहाँ पे होगा, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दिया गया है, तो अपवर्तनांक आपसे पूछा है। तो अपवर्तनांक जो होता है न्यू बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका फॉर्मूला हम बताए हैं। माध्यम में प्रकाश की चाल बटा प्रकाश की चाल क्या होता है? माध्यम में प्रकाश की चाल बटा प्रकाश की चाल, न्यू बराबर जो होता है वो। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप पढ़िए। कह रहा है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जो है 2 × 10⁸ मीटर है। 8 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड नहीं लिखा है। माध्यम का अपवर्तनांक है। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दिया गया है, अब फिर पूछ रहा है कि माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी न्यू का मान क्या होगा। तो आपको इस तरह का फार्मूला हम बताए थे कि जब भी आपको किसी माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दे दिया जाए और उसका अपवर्तनांक पूछे, तो आप सिंपली इसका फार्मूला लगा दीजिएगा डायरेक्ट कि प्रकाश की चाल कितना होता है, आप जानते ही हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, बटा जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है वो आप उससे डिवाइड कर दीजिएगा। यानी ये ख़त्म हो जाएगा 3/2। इसको आप आसानी से 1.5 ला सकते हैं, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाए, तो अपवर्तनांक निकालने के लिए न्यू बराबर फार्मूला होता है कि प्रकाश का चाल बटा माध्यम में प्रकाश का चाल। अगर दोनों डिवाइड करिएगा तो वही आपको अपवर्तनांक निकलेगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह कह रहा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। यानी निम्नलिखित यहाँ पे होगा, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो आप ऑप्शन ए में देखिए हवा, ऑप्शन बी में पानी, ऑप्शन सी में है पारा, ऑप्शन डी में है कांच। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आपको ऑप्शन देखने से ही लग रहा होगा कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पारा। आप जानते हैं एक और ऑप्शन यहाँ पे देता है मिट्टी, कंफ्यूज करने के लिए आपको मिट्टी भी कहीं ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन में मिट्टी नजर आएगा, ठीक है। तो मिट्टी भी आप मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर सी पारा हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है
किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो अब मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन टाइप करने में। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो नेत्र के किस भाग पर बनता है, पूछा गया प्रश्न है। इसे आप याद रखिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिना। किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है नेत्र के किस भाग पे बनता है? तो रेटिना पे बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है, यानी इसमें से कौन चालक है? ऑप्शन ए पढ़ते हैं रबर, ऑप्शन बी है अब्रक, ऑप्शन सी है हीरा, ऑप्शन डी है लोहा। आपको देखने से ऑप्शन नहीं पढ़ने से लग रहा होगा कि इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा जो है यह एक चालक पदार्थ है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होइएगा हीरा को देख के। रबर और अब्रक ये दोनों तो कभी हो ही नहीं सकता, सभी लोग इसको निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन हीरा और लोहा में कंफ्यूज होंगे। तो हीरा बाबू, हीरा जो होता है वह उष्मा, इसे याद रखिएगा। हीरा जो होता है वह उष्मा और किसका? तो विद्युत का, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। उष्मा और विद्युत का कुचालक कौन होता है? तो हीरा होता है। इसे आप याद रखिएगा आप बाद में। कार्बन का शुद्धतम रूप हीरा होता है, ठीक है। इसका अपवर्तनांक एक बार सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। बताया गया प्रश्न है, हम एक बार नहीं बहुत बार बताए हैं कि हीरा का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है। सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। आपको फार्मूला बताया हुआ है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कितनी होती है? तो आधी होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह कह रहा है मनुष्य में नसिका छिद्र लाइलिक्स ट्राकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाते हैं। यानी कहने का मतलब वायु का क्वेश्चन है कि मनुष्य में नसिका छिद्र लाइलिक्स ट्राकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए में उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन बी में पोषण तंत्र, ऑप्शन सी में श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी में है जनन तंत्र। तो आपको याद होना चाहिए कि जब नसिका छिद्र लाइलिक्स ट्राकिया तथा फेफड़ा मिलता है तो श्वसन तंत्र का निर्माण होता है। किसका? तो श्वसन तंत्र बनता है। इसे आप याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला प्रश्न कह रहा है वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस तथा तरल के रूप में लेता है क्या कहलाता है? यानी वैसा पोषण जिसमें जंतु जो है अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है प्राणी संपोषित, ऑप्शन बी में है मृत जीवी पोषित पोषण, ऑप्शन सी में है परजीवी पोषण, ऑप्शन डी में है स्वपोषित। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राणी संपोषित। वैसा पोषण जिसमें जंतु अपना भोजन ठोस या तरल रूप में लेता है उसे हम लोग प्राणी संपोषित कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछा गया प्रश्न है कि इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? बताया गया प्रश्न है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर कि ऑप्शन ए होगा विखंडन या मुकुलन या द्विखंडन या सभी लोग का आंसर आना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया गया प्रश्न है, 2 से 3 बार हम बताया, ठीक है, कि निम्न में इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो अगर आप एमिनो अम्ल का विखंडन करिएगा तो CO प्लस NH3 बनता है। अगर आप एमिनो अम्ल को विखंडन करिएगा तो CO प्लस NH3 बनेगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा B प्लस C। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? परागण द्वारा या चालनी नलिकाएं द्वारा या विसरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन जो होता है वो विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो विसरण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है,
करा विद्युत का सुचालक, एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार पूछा गया प्रश्न है कि विद्युत का सुचालक कौन है, आपको कंफ्यूज करेगा यहाँ पे हमेशा। तो ऑप्शन ए में है सल्फर, ऑप्शन बी में है प्लास्टिक, ऑप्शन सी में है आयोडीन, ऑप्शन डी में है ग्रेफाइट। तो आप जानते हैं कि ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट मन कहने का मतलब है जो आप पेंसिल यूज करते होंगे, पेंसिल जो यूज करते हैं उसमें देखिएगा जो नीब रहता है यानी जो काला का रहता है वही ग्रेफाइट होता है, वो एक विद्युत का सुचालक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में होता है। जानते हैं इसका आंसर मैं एक बार नहीं बहुत बार बताया है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, सीने बार अयस्क है। सीने बार अयस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। देखिए ऑप्शन ए हम पढ़ते हैं करा जस्ता का, ऑप्शन बी है एल्युमिनियम का, ऑप्शन सी है पारद का, ऑप्शन डी है कैल्शियम का। तो कहने का मतलब है सिनेबार जो होता है वो अयस्क किसका होता है, तो हम लोग जानते हैं कि सिनेबार पारा का अयस्क होता है, यानी बोले तो मरकरी का अयस्क होता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं नज़र आ रहा है। पारा या मरकरी यहाँ पे ऑप्शन ही नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप याद रखिएगा सिनेबार जो होता है अयस्क पारा या मरकरी का, लेकिन आपको कंफ्यूज करने के लिए पारद का ऑप्शन में दे देगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा पारद का। सिनेबार अयस्क है पारद का, आपको कंफ्यूज करने के लिए नाम देता है और ये नाम सही है, आप इसे याद रखिएगा, ये नहीं कि मिस्टेक से लिखा गया है, ये सही है। पारद का अयस्क सिनेबार है, ठीक है, सिनेबार पारद का अयस्क है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है यह है पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने में कार्बन का किस अपरूप का माने उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में चारकोल, ऑप्शन बी में कोक, ऑप्शन सी में ग्रेफाइट, ऑप्शन डी में हीरा। आपको ऑप्शन ही पढ़ने से लग रहा होगा कि ग्रेफाइट को। पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट को। आपको पता है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पे आपको एक धमाका ऑफर दिया गया है जो कि फिजिक्स का 500+ MCQ ऑब्जेक्टिव है, जो कि आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको कहाँ पे मिलेगा, तो टेलीग्राम में मिलेगा, पाइक क्लासेस एप्लीकेशन पे मिलेगा, यानी ऐप पे मिलेगा। उसके बाद 5starstudy.com वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं, कहीं से जैसे आपको सुविधा हो आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप व्हाट्सअप करिएगा, वहाँ पे भी हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको दशहरा तक, इसके बाद आप अगर आप इसको चाहिएगा लेने के लिए तो इसका पैसा लगेगा अलग से, ठीक है। इसलिए आपको नवरात्रि के शुभ अवसर पे एक ऑफर दिया गया है, तो इसे आप फ़ायदा ज़रूर उठाएं। फ्री में आपको अभी दिया जा रहा है दशहरा के अवसर पे, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है। अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या, इसमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 114। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कह रहा है निम्नलिखित में से प्रोपेन का आणविक सूत्र, प्रोपेन का आणविक सूत्र कौन है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे, ठीक है, 2 से 3 MCQ बनता है। देखिए कैसे कर देगा कि निम्नलिखित में प्रोपेन का आणविक सूत्र, तो प्रोपेन का आणविक सूत्र आप जानिए, याद रखिएगा कि CnH2n+2 होता है, ठीक है। लेकिन इस पे अगर आप बनाइएगा, जैसे कि मान लिया जाए हम n का मान 2 रखें, n का मान हम 3 रखें, तो C3H2 × 3+2, यानी कहने का मतलब है कि C3H8 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको डी में नज़र आ रहा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। अगर आपको यहाँ पे इसका मेन रूप से यही सूत्र होता है, इस पे आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मान लिया जाए n का मान 2 रखते हैं तो आ जाएगा C2H6 आ जाएगा, ठीक है। मैंने इस तरह का इसका मेन रूप से फार्मूला जो है ये है, इसी से ये बनता है। अब बात किया जाए यहाँ पे कंफ्यूज करने का क्वेश्चन जो आता है, वो आप देखिएगा कि हमेशा आपको ये नज़र आएगा कि एक प्रोपिन, यहाँ पे क्या लिखा है, तो प्रोपेन लिख दिया है, लेकिन अगर प्रोपिन का पूछ दिया जाए, ये सब जो होता है फार्मूला ये प्रोपेन का होता है। अगर आपसे प्रोपिन का फार्मूला पूछ दिया जाए, प्रोपिन, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, अगर आपको प्रोपिन का फार्मूला पूछ दिया जाए
तो प्रोपीन का जो होता है वो C3H6 होता है। प्रोपीन का जो फार्मूला होता है वो C3H6 होता है, लेकिन अगर प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछे तो C3H6 होता है, यानी C3H 8 होता है किसका, तो प्रोपेन का, और प्रोपीन का C3H6 होता है। दोनों आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, दोनों आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है वो किस चीज़ को किस में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, करा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में नहीं परिवर्तित करता है। ये जो होता है ये जनित्र का काम है, यानी जनित्र जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लेकिन विद्युत मोटर जो होता है वह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसको, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है, तो विद्युत मोटर करता है। ये दोनों ऑप्शन आप याद रखिएगा। दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया प्रश्न मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछने की चांस यहाँ से रहता है, हमेशा ये क्वेश्चन आ ही जाता है एक न एक क्वेश्चन। अगला जो प्रश्न आज का है वह है विद्युत फ्यूज जो होता है वो बचाता है। किसको बचाता है, तो ऑप्शन ए पढ़िए, यहाँ पे कह रहा है अति भारण में बहने वाली उच्च धारा के खतरे में। ऑप्शन बी कह रहा है लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे में। ऑप्शन सी कह रहा है दोनों में। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से किसी से नहीं, यानी किसी से नहीं। तो कहने का मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विद्युत फ्यूज के बारे में हम आपको सब्जेक्टिव क्लास लिए हैं, 2 मार्क्स में भी यहाँ से पूछा जाता है, 4 मार्क्स में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि हम बताए भी हैं। उसमें हम बताए थे कि जो विद्युत परिपथ होता है उसमें देखिएगा घर में जो बोर्ड लगा हुआ है उसमें विद्युत फ्यूज लगाया जाता है, ताकि वो जो परिपथ होता है उसको सुरक्षा प्रदान करे, बोर्ड को सुरक्षा प्रदान करे। इसलिए इससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। यहाँ इसकी डिस्कस हम आपको सब्जेक्टिव क्लास में ही किए थे, नहीं देखे हैं तो आप जाके प्ले लिस्ट में उसे देख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न आज का है वह है ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है। आप जानते हैं कि ऊर्जा जो होती है वह अनंत स्रोत उसको किसको माना जाता है, तो सूर्य को। किसको, तो सूर्य को। सूर्य से हम लोग, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सूर्य से हम लोग को ऊर्जा प्राप्त होते, इसे ही अनंत स्रोत माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बार और ये क्वेश्चन आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कह रहा पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग। पूछा गया प्रश्न बाबू, याद रखिएगा कि पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का जो न्यूनतम वेग होगा वो कितना होगा। तो न्यूनतम वेग इसका 15 किलोमीटर पर घंटा होता है। कितना होता है, तो 15 किलोमीटर पर घंटा। आपको यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा है, यूनिट में भी दे के कन्फ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो हम क्वेश्चन पूछे वो सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पे भी उस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट करके भेज सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और नवरात्रि ऑफर का सभी लोग फ़ायदा उठाइए, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए आज का क्लास ये तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।